सर दबंग जो है उसमें जब अपने जो डिजाइन किया पूरा जो सलमान खान का जो लुक है, हर चीज जो है वो एक बहुत यूनिकनेस लाई थी। आने के बाद में उनका ट्रेंड चल रहा था एक पूरा। तो उस तरह की अगर हम लोग जब अब नए हैं तो हम लोगों को भी उस तरह की जो मूवीज बनानी हो तो क्या चीज ऐसी है जो ध्यान में रखते कि वो ट्रेंड्स में आए, क्या यूनिकनेस हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा। मैं अपना थॉट प्रोसेस बता सकता हूँ। हाँ। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आप आसपास देख लो, जो दुनिया कर रही है वो मत करो, कुछ अलग करो। तो वो जमाना था जब चॉकलेट बॉय हीरो चल रहे थे और मूंछ वूछ कोई बढ़ाता नहीं था अनिल कपूर के बाद। तो मैं मूंछ लगा देते। फिर नॉर्थ इंडियन कहानी है, वहाँ पे लोग वो बाप बेटे का कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे लोग जब तक बाप की मृत्यु नहीं हो जाती मूंछ नहीं निकालते। तो उस हिसाब से मूंछ रखवाई थी। और लोग यूपी वगैरह में एविएटर्स बहुत पहनते हैं, क्योंकि एविएटर्स के सस्ते रेप्लिका ना 50 रुपए में मिल जाते हैं सड़क किनारे, तो वो पहन लेते हैं। गमछा डालते हैं लोग। तो ये तो दिस वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ऑथेंटिक टू यूपी। मैं डिफरेंट होने के लिए नहीं, ट्रेंड नहीं। ट्रेंड हमेशा चरित्र में होता है। अगर आपका चरित्र चल गया, इंसान की सोच चल गई ना, तो उसकी मूंछें भी चल जाती हैं और उसके बेल्ट भी चल जाती है। तो मुझे एक पत्रकार मिले थे दबंग के बाद। उन्होंने कहा यार आप बहुत अच्छा ना, आपके पास पावर है, हम चाहते हैं आप लिखिए हमारे अखबार में एक कॉलम। मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि मेरे पास पावर है, और मुझे लिखने का कोई शौक नहीं है अखबार में। तो मेरे पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कहा आपको पता भी है पावर की परिभाषा क्या है? नहीं। कहते हैं इट्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंड। तो मैं सोचा बड़ी अच्छी परिभाषा थी। एंड ही सेड यू हैव इट। एंड ही सेड व्हाई डू यू थिंक आई हैव इट? ही सेड बिकॉज़ इट्स इन योर राइटिंग। एंड देन आई वेंट बैक एंड एनालाइज्ड एंड आई सेड बट व्हाट gave you that impression? How did you come to that conclusion? He says वो मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, यतीश राजावत। उन्होंने कहा कभी आओ भोपाल इंदौर आइए, हमारे खर्चे पे आइए, आप दिखाते हैं। हर आदमी पतली सी मूंछ उगा के, चश्मा यहाँ टांग के, अपनी बेल्ट हिला के, उसको लग रहा है वो चुलबुल पांडे। हर यंगस्टर। तो लोग ट्रेंड क्या बनता है, वो लोग किसी को एडमायर करते हैं ना, तो उसको कॉपी करते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी आर एप्स, एप फैमिली। एपिंग का मतलब कॉपिंग। तो हम जिसे देखते हैं उसको कॉपी करते हैं हमेशा। पर देखते किसको है ये पहले से तय नहीं हो सकता। तो अब जैसे आप फैशन शो देखते हो, बहुत सारा फैशन शो में लगभग जितने कपड़े पहनाए जाते हैं मॉडल्स को, कोई नहीं पहनता आम जिंदगी में। तो फिर वो किस बात के डिजाइनर है, क्या है, पता नहीं कौन खरीद रहा है उनको। आड़े तिरछे सब कपड़े होते हैं। तो वो ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेंड नहीं हो। ट्रेंड पब्लिक अपने आप स्मेल कर लेती है। तो और जब किसी को लोग पसंद करते हैं ना, तो उसके हर चीज पे सवाल उठता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके हाफ स्लीव कुर्ते पे बहुत सवाल हुआ। और आई एम श्योर इस देश में बहुत सारे लोगों ने जो उनको एडमायर करते हैं हाफ स्लीव कुर्ता पहनना शुरू कर दिया होगा। तो चुलबुल पांडे का ट्रेंड बन जाएगा, ये सोच के नहीं लिखा था। ऑथेंटिक था वो, और थोड़ा अलग दिखना चाहिए। जैसे सलमान का उसके ठीक पहले बाल इतना लंबा था, और एक साल पहले एक फिल्म आई थी वांटेड, उसमें 4 हेयर स्टाइल था एक ही फिल्म में, क्योंकि वो 5 साल तक बनी थी फिल्म। उसमें बाल किसी कहीं एक सीन में इतने बड़े हैं, एक में कट जाते थे, कुछ हो जाता था। और ये बाल बढ़ा रहे थे अपनी फिल्म वीर के लिए, वो भी हमसे पहले आई थी। तो उनको बाल बढ़ाने का बहुत शौक था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उनके बाल कटवाना। मैं कहा इंसान तो दिखे, सड़क का छपरी दिखता था। उसके पहले वो करता भी वही था, तौलिया निकाल के बीच में से डांस वगैरह। तो इंसान बनाना था उसको, वो चैलेंज था। और एक बार कट गए बाल, फिर मेरी काफी दिक्कत। फिर उसने थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने को मेरे ऊपर डाल दिया।
मेरी भी पतली मूंछ थी तब, तो धीरे धीरे वो, और ज़्यादातर एक्टर्स बॉम्बे के, क्योंकि लोग बॉम्बे से बाहर नहीं निकले ना, तो जब भी कोई इस तरह की कहानी उठाते हैं तो दे लुक एट द डायरेक्टर टू प्रोवाइड देम विद अ रेफरेंस पॉइंट। तो आप वैसे सिमिलैरिटी देखोगे, जैसे सलमान के चलने का तरीका, सलमान की पतली मूंछ, और मैं छाती तान के चलता हूँ, तब से सलमान भी ऐसे ही चलने लगा है। और चूंकि वो हिट हो गया तो फिर उसने उसको अपने कैरेक्टर में बिठा दिया। बहुत सारी चीजें, कुछ मुझसे उठाई, कुछ किसी और से उठाई। आसपास देखा, वो उसका बेल्ट वाला डांस उसने किसी शादी में देखा था कि मोटे से अंकल जी थे, वो हिल नहीं पा रहे थे तो अपनी बेल्ट ही हिला रहे थे, तो उसने कहा ये फनी लगेगा, तो ये भी कर दिया। अब चूंकि वो कैरेक्टर अच्छा लग गया लोगों को, तो अब उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है। तो ऐसा सोच के कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैं बहुत डरा हुआ था, 2-3 फुलिशनेस थी मेरी फिल्म में, मुझे लगा कि इस पे मुझे बड़ी हंसी उड़ेगी। जैसे माँ मर गई की न्यूज मिलती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं। अब ये जोक था कि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में था बचपन में, और जब हम थोड़ा कसरत वगैरह करते थे, लगता था कि मसल इतनी बिल्ड करो कि ऐसे करो तो कपड़े फट जाए टाइगर। उस मेटाफर को हमने लिटरल बना दिया, फाड़ी दी शर्ट उसकी। क्योंकि मुझे एज ए डायरेक्टर ये भी डॉज करना, उसकी जिद थी कि मेरी फिल्म में मेरी शर्ट नहीं उतारी तूने, हर फिल्म में उतरती है, सलमान के फैंस यही देखना चाहते हैं। और फिल्म एंड तक तो उतरी नहीं। एक जगह मौका था, मैं कहा चलो किसी तरह से, तो माँ की खबर मिली और एक मसल इसकी टाइट हुई कि शर्ट फट गई, तो हमने एक मेटाफर को कर दिया। पर आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उल्टा ही हुआ, लोगों को कुछ ज्यादा ही मजा आया उसमें। कॉमिक बुक था। सर दबंग के बाद एक दौर आया जिसमें गांव की और जो मिट्टी की खुशबू थी सर उस फिल्म में, लेकिन उससे पहले जैसे सलमान सर थे, सब जैसे अर्बन फिल्मों में या विदेशी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो सर आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि एक गांव की देहात की स्टोरी को ऐसे स्टेबलाइज करके उनको नहीं, आप 70s तक के दशक की फिल्में देखिए, उसमें मिट्टी की खुशबू थी। क्योंकि 70 तक के दशक तक जो भी आए बॉलीवुड में, बॉलीवुड तो तब था नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सब बाहर से आए, जो मिट्टी के लोग आए थे तो मिट्टी की खुशबू थी। उसके बाद दौर शुरू हो गया कि संजय दत्त लॉन्च हुए, सन्नी देओल लॉन्च हुए, फिर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे बड़े होने लगे, सेकंड जनरेशन हो गया। ये कभी गए नहीं मुंबई से बाहर। आप बांद्रा में पैदा हुए बच्चे से पूछिए कहाँ कहाँ देखा है इंडिया में, तो कहेगा गोवा, बहुत बहुत तो दिल्ली भी किसी फंक्शन में चले गए होंगे लोग, गोवा ही जाते हैं यहाँ से पार्टी करने। नहीं तो लंदन, आजकल तो लंदन सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। तो जिसने इंडिया देखा ही नहीं वो क्या कहानी बनाएगा इंडिया की। वो बहुत लंबा दौर चला, और फिर वो ये लोग हिट भी होते गए, ये बड़े बड़े सक्सेसफुल हो गए, संजय दत्त और फिर सलमान खान आ गए, फिर वो एक चॉकलेटी फेस शुरू हो गया। तो वो मेरे ख्याल से 30 इयर्स का एक साइकिल चला है जब गांव हमारे फिल्मों से गायब हो गए। जैसे कि भारत में गांव ही नहीं है, और रीजनल सारी फिल्में, फिर 80s में ज्यादातर फिल्में ना बॉम्बे में कहानी सेट होती थी। बॉम्बे के पुलिस, क्राइम, अंडरवर्ल्ड 80s 90s में ये सब भी बहुत हुआ। पर हाँ, दबंग से ये बहुत फर्क आया कि फाइनली कहानियां इंडिया में आई और इंडिया बॉम्बे से बाहर चली गई। तो उत्तर प्रदेश में भी फिल्में बनने लगी, एटलीस्ट सेट होने लगी कहानी, शूटिंग भले ही ना हो। और अब हर जगह हो रही है, अभी आकाश शूट करके आए छत्तीसगढ़ में, बता रहे हैं। तो ये साइक्लिकल है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भयानक किया है कंट्रीब्यूशन। मैं सोच के आया था कि मैं बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री बदल दूंगा। हाँ, अगर मेरे किसी योगदान से कुछ फर्क पड़ गया और उसका श्रेय मुझे मिलता है तो अच्छा लगता है, ले लेता हूँ। दबंग के प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में आपको कितना समय लगा था और बजट कितना था फिल्म के? यार, मैंने 2007 की जनवरी में लिखी थी,
2008 के अगस्त में पिक्चर साइन की थी। तो चूंकि मैं लिखता भी खुद ही हूँ और डायरेक्ट भी खुद ही करता हूँ, तो मैं बीच में सारे काम करता रहता हूँ। तो इसको आप प्री प्रोडक्शन में गिनो यार। पर 2009 के नवंबर में शूटिंग शुरू की थी। तो प्री प्रोडक्शन, ऑफिशियल प्री प्रोडक्शन 3-4 महीने का रहा होगा उसके पहले, और 2010 के सितंबर में रिलीज हुई। तो उसमें देख लीजिए 3-3.5 साल पूरा स्पैन था, लिखने से लेके बनाने तक, रिलीज होने तक। तो 1 साल शूटिंग का, तो 2-2.5, मेरे 3.5 साल मेरी जिंदगी गए। और दूसरा सवाल क्या था? बजट। मुझे ठीक से तो नहीं पता, मैं प्रोड्यूसर नहीं था, लेकिन मेरा अंदाजा है उस जमाने में हमने 134 दिन शूट किया था पिक्चर। और चूंकि सब लगभग नए थे या खान परिवार के सदस्य ही थे, बहुत कम खर्चा हुआ था। और ओवर बजट फिल्म थी हमारी, 12 करोड़ बजट था, 17 में बनी थी शायद। ओवर बजट इसलिए हुई थी कि सलमान शूटिंग पे आते ही नहीं थे, वो आते थे 1 घंटे के लिए, और ये सब बहुत कम छोटा था। जैसे दबंग में काफी बड़े बड़े स्टार थे, सलमान खान, अरबाज खान, विनोद खन्ना, तो इन सब का कुछ उन्होंने अपने तरीके से कुछ डिफरेंट प्रेशर आप पर डालने की कोशिश की होगी, क्योंकि बड़े बड़े स्टार थे, तो वो आपने कैसे हैंडल किया था दबंग की शूट के दौरान? ये तो होता ही है हर जगह, हर इंसान अपनी तरफ से दबाव डालता है, और सारे एक्टर्स मतलब अपने काम को लेके सेल्फिश होते हैं, अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। कैसे हैंडल किया था पता नहीं, पर किया तो था। हम सभी करते हैं, उसमें कुछ नया नहीं। आप करोगे, आप फिल्म बनाओगे तो अपने आप सीख जाओगे। जब प्रेशर आएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे हैंडल करना। ना बोलने आना चाहिए। दबंग के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग सिनेमा स्टूडेंट्स हैं ना? जी। तो सिनेमा से रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं। अभी आप कुछ छत्तीसगढ़ में शूट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं कर रहा। अभी आकाश आदित्य यहाँ का कुछ जनजाति समुदाय से रिलेटेड मैंने सुना है, ऐसा कुछ कर रहे हो? है। अच्छा, मैंने नहीं सुना, आप सुन रहे हो। तो जनजाति समाज से नहीं। सर, आपने भोपाल में कहा था मेरी टीम की प्रज्ञा सिंह से कि आप सिंहभूम में कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो एक लिखा था हमने, हाँ, सिंहभूम में एक लिखा था, अभी भी लिखा हुआ है। OTT वेब सीरीज है, सिंहभूम में सेट है। सर, आप ऑन सेट इतने शांत हो कि आपके पैर रखने से सब डर जाते हैं। नहीं, इतने ही शांति से मैं शांत हूँ, पर मुझसे डरता कोई नहीं। आप नहीं डर रहे, सवाल पूछ रहे। मैं तो शांत हूँ, लेकिन मुझसे कौन डरता? कोई नहीं डरता। मैं काफी बार डायरेक्टर से मैंने सुना है कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप सेट पे पहुंचो तो सब ठीक ठाक होने लगना चाहिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप लीडर हैं टीम के, अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे लीड करेंगे? तो रिस्पेक्ट का मतलब ये थोड़ी कि मैं डंडा लेके सबको हाथता रहूंगा। वो जब आप कल, जैसे मणिरत्नम थे, मेरे बॉस थे, वो बहुत टेम्पर लूज करते थे, बहुत चिल्लाते थे, पर उनके चिल्लाने से किसी को डर नहीं लगता था। एक आध चांटा भी मार देते थे। डर हमको उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, इनकी फैकल्टी से लगता था, और ये था कि रिस्पेक्ट था उनके लिए कि इनको सब आता है। हमें आता हो चाहे ना आता हो, उनको सब आता है। और उससे बड़ी अच्छी चीज सीखी, वो हर सीन के पहले ना, कल जो शेड्यूल है शूट का, सारे असिस्टेंट्स को इकट्ठा करते थे, बोलते कल ये है, हाउ डू यू थिंक वी शुड अप्रोच इट, कैसे करेंगे। और हम लोग एक्साइटेड यंगस्टर्स आइडिया देते हैं, सर मैं बताऊं पहले? हाँ तुम बताओ, फिर तुम बताओ। तो पहले 2-3 सजेशन ना खारिज कर देते थे, चाहे जो हो, कितना भी अच्छा बोल लो आप सोच के, वो बोलेंगे ये नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ। तब उसके बाद सब सर खुजाने लगते थे, क्या करें। लेकिन बार मैंने उनसे पूछा था कि आप करते क्या है, व्हाई डू आस्क फॉर सजेशन एंड यू डोंट टेक सजेशन? कहते नहीं, मैं पहले इस माध्यम से मुझे पता चलता है कि टिपिकल सोच क्या है दुनिया की,
हाँ, आपको सिनेमा के बारे में क्या पता है? वही जो आपने देखा है, तो उसी हिसाब से हर चीज अप्रोच करोगे। तो कहते ये हो चुका है, जो आप सजेशन रेडी से आते हैं, हम कहते हैं वो हो चुका है, उन्होंने कहीं से देखा है, वो अब मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। मैं वो नहीं करता। तो वो उसको बोलते थे कान कभी ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। तो उससे कुछ अलग हट के करेंगे। एक यूनिक अप्रोच होना चाहिए, एक यूनिक वॉइस होनी चाहिए हर फिल्म मेकर की। ये मैंने उनसे सीखा। सर, आपको या किसी भी डायरेक्टर को कैसे अप्रोच कर सकते हैं स्क्रिप्ट के लिए कि ये मैंने लिखी है, आप करें, या कैसे भी फिर भी सर कैसे भी जैसे चाहो। अब तो अप्रोच करने के बड़े माध्यम है, सब जगह सेल फोन नंबर मिल जाता है, सोशल मीडिया मिल जाता है, कहीं भी घर पे। हमारे टाइम पे एक ही तरीका था, घर पहुंच जाओ। हाँ। मतलब फर्ज करो एक जमाना जब मैं बड़ा हुआ था, मैं मुंबई आया था, तब ना फोन था, ना सेल फोन था, ना कुछ था। कैसे अप्रोच करते? तो पता करते थे, पूछ के ही ये फला कहाँ रहता है, उसके घर पहुंच जाते थे और दरवाजे के बाहर दागते रहते थे कि शायद हमें दिख जाए, और नहीं दिखे तो वॉचमैन, ये गौरी मेरी असिस्टेंट है, इसने ज्वाइन किया था, तो पहली चीज सिखाई मैंने कि कभी अपनी जेब खाली मत रखना, उसमें टॉफी रखो, उसमें सिगरेट रखो, कुछ बेसिक चीजें रखो, और लोगों के ऑफिस के बाहर जाके ऑब्जर्व करो कि कौन वॉचमैन है जो रोक रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा, क्या है। तो हम वेट करते थे, ऑफिस से कोई आया सिगरेट पीने वाला, तो उसके बगल में जाके एक सिगरेट जलाते थे, फिर उसको ऑफर करते थे। सिगरेट नहीं लेता तो च्युइंग गम, वो रिलीज आती थी, रिलीज अपने एक मुंह में डाला, उसको ऑफर कर दिया कि किसी तरह नजर मिल जाए, और आंख मिल गई, और अगर उसने आपसे कुछ ले लिया ना, भले ही 1 रुपया, तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देके जाएगा। मछली पकड़ने के लिए दाना डालना पड़ता है ना, आपको वेट लगाते हो आप। काम मेरा है, मुझे काम लेना है, तो पहुंच जाओ, और किसी ना किसी तरह से देने की नियत होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि व्हाट्सएप पे फ्री में एक्टर्स हो या कोई पोर्टफोलियो है, तो ये कुछ जेनेरिक से मैसेज छाप लेते हैं, और कई लोग तो नाम लिखने का भी एफर्ट नहीं करते। कहते हैं हाय देयर, आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब करके, रैंडम नंबर से मैसेज आ जाएगा, ना मेरा नाम एड्रेस होता है, ना अपना लिखते हैं कई बार नाम। तो बहुत ही लेजी अप्रोच है ये काम ढूंढने का। आप कम से कम मैसेज को पर्सनलाइज कर दो किसी के नाम पे, उसका काम देख लो। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरा थोड़ा सा पुराना काम देख लो, शायद आपको आइडिया लग जाएगा मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो आप कुछ लिखोगे तो मुझे थोड़ा फ्लैटरी फील होना चाहिए कि अरे यार ये तो अपना फैन है, तो देखते हैं कि मैं सोचूं तो सही। पर आजकल के बच्चे ना वो 10 नंबर इकट्ठा करके 10 जगह भेज देते हैं सेम मैसेज, कहते हैं आज का हमारे स्ट्रगल हो गई, हमको काम आ जाएगा, और फिर जाके बाहर दुनिया में शिकायत करते हैं कि यार कोई जवाब ही नहीं देता। तो क्या जवाब दें इसका? जब आप स्कूल कॉलेज में एक ही साथ 10 लड़कियों को प्रपोज करोगे, फिर कहोगे एक भी लड़की हाँ नहीं कहती नहीं, तो कैसे होगा? तो आपको फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। और आप ऐड क्या, वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो? एक टॉफी 1 रुपया भी खर्च करोगे ना किसी पे, तो वो वैल्यू एडिशन है। तो ये च्युइंगम और कैंडीज रखना बहुत हैंडी है, और आज भी ये वर्क करता है। मुझे मेरे असिस्टेंट बगल में है, उसको कितना फायदा है। मेरे घर आती है, मेरी बिल्डिंग में मेरे सारे वॉचमैन जितना स्टाफ है सब इसका वेट करते हैं, इसने सबको बटा लिया पूरी बिल्डिंग में बांट के का। तो मात्र 2-5 रुपए का खर्चा है, और इससे रिश्ते गढ़े दिए जाते हैं। तो मिलेनियल्स को है कि मोबाइल फोन से मुंह हटाएं और लोगों से आंख मिला के बात करना शुरू करें, और देखेंगे तो 500 तरीके। आपको बहुत ऑफर आने वाले नहीं, चूंकि मैं ही सिखा रहा हूँ ना, मैंने अपना भाव बढ़ा दिया। च्युइंगम से तो काम नहीं चलता। नहीं आते, मुझे अभी भी मैसेज आते हैं। मेरा पहला सवाल होता है कि मुझे क्या मिलेगा? खाना खिलाते हो? हाँ, जो मुझे पसंद का है या तो मैं वो बनवाऊंगा, कुछ करूंगा, खर्चा मैं कराता हूँ।
फ्री नहीं दी, फ्री की इस दुनिया में कोई कीमत, देयर आर नो फ्री लंचेस। और ये भी कहते हैं ना, इफ एनीवन इज गिविंग यू एनीथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट दे आर बाइंग। तो बार्टर क्या हो रहा है भाई, मुझे क्या मिलेगा, और मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दक्षिणा पहले ले लेता हूँ। सर पहले जो फिल्म बहुत लेंथ की थी, अभी 2 घंटा बस, मतलब मॉल के हिसाब से वो टाइम कम हो गई है, उसका डिफरेंस। और एडवर्टाइजिंग जो है, पहले बहुत लेंथ की फिल्म थी, एडवर्टाइजिंग में हम लोग को इतना ही स्टोरी बताना है, स्टोरी में सबको मैसेज जाना चाहिए, और फिल्म का जो मैसेज है, जैसे पहले बहुत अच्छी फिल्म बनती थी, अभी वापस वो लाइन पे आ रही है, तो उसके लिए खाली थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग फील्ड और फिल्म जो शॉर्ट हो रही है अभी, उसके बारे में। तो उसमें एडवर्टाइजिंग का क्या है? मतलब एडवर्टाइजिंग जो हम लोग कम समय में उनको ज्यादा एक अच्छा मैसेज दे। हाँ, बीच में एक दौर आया था जिसमें से एकदम मैसेज वाली फिल्म ही गायब हो गई थी ना, बोले वो मर्डर साइकोपैथ टाइप की फिल्में बनने लगी थी। तो मैसेजिंग एक सब्जेक्ट होता था जब मैं स्कूल में था, मॉरल साइंस, अब पता नहीं है कि नहीं है, तो उसमें एक कहानी होती थी, कहानी के एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो मॉरल सिखाने के लिए हमको पूरी कहानी बनानी पड़ती थी, क्योंकि अगर डायरेक्ट हो तो प्रवचन लगता है। कहानी के माध्यम, मेरे ख्याल से हमारा सिनेमा भी उसी के इर्द गिर्द, उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द डेवलप हुआ कि कहानी में एक मैसेज। पर बीच में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में मेरे ख्याल से कहानियों से मैसेजिंग गायब हो गई और जर्नलिस्टिक हो गई थी कहानी, जिसमें कि कोई इंसिडेंट को कैप्चर करना है आपको और लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा वो, और मैसेज क्या दे रहे हो कुछ नहीं था। तो और फिर मेरे ख्याल से अब एंटरटेनमेंट के इतने माध्यम हो गए, अटेंशन स्पैन कम हो गया है लोगों का, तो कहानियां अपने आप छोटी हो गई। पहले कुछ था नहीं ज़्यादा, और थिएटर में जाके बैठ गए तो 3-3.5 घंटे की फिल्म भी देख रहे हैं। अब तो बहुत कुछ है करने को, तो लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे मतलब अटेंशन स्पैन कम है, तो जितनी जल्दी आप अपना मैसेज डिलीवर कर सको, जितना क्रिस्प, और ज़्यादा किसी का टाइम मत खाओ। अब तो जैसे चेंज ये आया है कि जैसे मैं तो एक तरह से राइटर थिंकर हूँ, और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मास्टर क्लास और यूट्यूब पे टेडेक्स वेडेक्स शुरू होने के बाद लोग सुनना चाहते हैं थिंकर्स को। हमारे टाइम में तो हमको झोला छाप जब कहा जाता था कि लोग भाग जाते थे यार, अगर किसी कवि ने, किसी लेखक ने कहा कि यार मैंने कहानी लिखी है पढ़ लो, तो लोग अवॉइड कर लेते थे कि ये चाटेगा दिमाग। तो अब तो काफी इम्प्रूवमेंट है।